हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? हाँ, एकदम अच्छी चल रही होगी। ठीक। हाँ, हम यही उम्मीद लगा कर चलते हैं कि आप लोगों की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम लोग मतलब पिछले ये सीरीज शुरू किए हैं पॉलिटी का, एक क्लास इसका हो चुका है। तो जो मतलब जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग नहीं मतलब जानते हैं, वो लोग जाकर देख लेंगे, पिछले क्लास देख लेंगे जो शुरू किए थे। एकदम स्टार्टिंग से आप लोगों को ये क्लास शुरू किए थे एकदम बारीकी से। ये नहीं कि हाँ एक एक क्वेश्चन ले लिए, 4 ऑप्शन हो गया, उसका टिक आउट करते समझाते चले गए। नहीं, ये थ्योरी क्लास है। जो लोग पेड क्लास में ये पढ़ाते हैं, हम आप लोग को यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं। ठीक। तो चलिए, हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे संवैधानिक विकास के बारे में। संवैधानिक विकास के बारे में जिसमें कि ब्रिटिश कंपनी के अधीन विकास अधिनियम बना था और ब्रिटिश क्राउन के अधिनियम बना था। ब्रिटिश क्राउन के अधीन अधिनियम बना था। जो संवैधानिक विकास में ब्रिटिश कंपनी का अधिनियम, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, उसके बाद भारत ब्रिटिश क्राउन का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, हाँ 1858 आया था। हाँ, ऐसे ही 1919 आया था, 1935 आया था, 1947 तक आया था। ये सब पढ़ चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, कैबिनेट मिशन से भारत के संविधान बनाने की मंजूरी कैबिनेट मिशन से मिला था। कैबिनेट मिशन के बाद भारत संविधान में सभा का आयोजन हुआ। सभा में भारत संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा, भारत संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कितना? 389 सदस्य थे। 389 सदस्य में जो 389 सदस्य थे, इसमें 15 महिलाएं थी और कितना याद रखिएगा, 93 क्या थे? देशी रियासत यानी राजाओं का शासन था। और 296 क्या था? प्रांतीय, ब्रिटिश प्रांत से 296 चुने गए थे। जो कैसे चुने गए थे? अप्रत्यक्ष तरीका से चुने गए थे। कैसे? अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुना गया था। जनता जिनको चुन कर भेजी थी उनके द्वारा क्या चुना गया था? वो 296 सदस्य चुने गए थे। ये जो कितने, अच्छा पूछेगा संविधान सभा में कितने सदस्य मनोनीत किए गए थे? जो राजा के जो रियासतें हुई थी 93, ये क्या हुआ था? मनोनीत किया गया था, इनको चुना नहीं गया था। अच्छा, जो 296 चुने गए थे, इसमें महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। ठीक, इतना बात क्लियर हुआ था। उसके बाद हम लोग बोले थे प्रथम बैठक कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को था, जिसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था सचिदानंद सिन्हा को। अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसे बना दिया था? सचिदानंद सिन्हा को। उसके बाद द्वितीय बैठक 12 दिसंबर को हुआ। कब? 12 दिसंबर को। ठीक, 12 दिसंबर को हुआ। तो 12 दिसंबर में याद रखिएगा, 12 दिसंबर में अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी अध्यक्ष, अगर स्थायी अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष तो सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, परंतु उनको 12 दिसंबर को हटाकर स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। उसके बाद हम लोग के जाने थे कि क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष। हाँ, उसके बाद उपाध्यक्ष बनाया गया था उसके बाद संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था BN राव को। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद हम लोग को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ। तृतीय बैठक हुआ था 13 दिसंबर, जिसमें 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रथम बार कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को क्या पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक, याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। अच्छा, अंतिम बैठक संविधान सभा का अंतिम बैठक याद रखिएगा, पेज ले लेते। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार उपराष्ट्रपति बनाया गया था। क्या बनाया गया था? प्रथम बार राष्ट्रपति बनाया गया था। प्रथम बार राष्ट्रपति बनाया गया था, याद रखिएगा। कब बनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके आगे हम लोग पढ़े थे, हाँ उसके आगे हम लोग मूल अधिकार के बारे में पढ़े थे। मूल अधिकार कितने होते हैं? 6 होती है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, औपचारिक अधिकार, ये सब हाँ
ये सब पढ़े थे। ठीक, ये सब पढ़े थे। 6 प्रकार के मूल अधिकार कितने? 6 प्रकार के। भाग कितना में? भाग 3 में है। भाग 3 अनुच्छेद कहाँ से? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक, ये क्या है? ये मूल अधिकार है। मूल अधिकार के बारे में और फैक्ट जानेंगे। ठीक, अच्छा, उससे पहले आप लोगों को प्रियम्बल पढ़ाए थे, प्रस्तावना। क्या? प्रस्तावना। इसे उद्देशिका भी बोलते हैं या प्रस्तावना। यही प्रस्तावना था जो पेश हुआ था कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का तृतीयक बैठक में पेश हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है? चलिए, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम लोग जाने थे 3 शब्द जोड़ा गया था। 3 शब्द कौन कौन से जोड़ा गया था? एक समाजवादी, एक शब्द क्या था? समाजवादी। ठीक, दूसरा शब्द क्या था? दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष। दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अच्छा, तीसरा शब्द क्या जोड़ा गया था? अखंडता जोड़ा गया था। क्या? तीसरा शब्द अखंडता। ठीक, अखंडता शब्द तीसरा। ये 3 शब्द कब जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में इसके द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, यहाँ तक आप लोग को बात क्लियर हो गया था? हाँ, अब कितने प्रकार के न्याय की बात किया गया था ये सब बता दिए थे। चलिए, आप लोगों से बोले थे कि हम प्रस्तावना आप लोग को दिखाते हैं कैसे होता है, प्रस्तावना कैसा लिखा रहता है। ये आप लोग को याद करना बहुत जरूरी होता है। आप लोग आशा करिएगा एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए प्रस्तावना का बात हो रहा था। देखिए यही है हमारा प्रस्तावना, यही है भारत का संविधान। यही क्या है? भारत का संविधान। ये प्रस्तावना है। क्या है? प्रस्तावना। देखिए इसमें क्या क्या बातें लिखा गया है। सबसे पहले इसमें क्या लिखा गया है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। सबसे पहले इसमें लिखा गया है हम भारत के लोग। क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण, देखिए 2 बार भारत आया, हम बोले थे ना 2 बार भारत आए। हाँ, 2 बार भारत। देखिए 1 बार भारत, 2 बार भारत। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने प्रकार का है? देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अच्छा, स्वतंत्रता कितने प्रकार के? देखिए स्वतंत्रता देखिए कितने प्रकार के। विचार का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, विश्वास का स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। यानी 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का बात किया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए समानता का, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की समानता का बात किया गया है। अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, मतलब ये जो क्या हुआ, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा जो गरिमा होता है, हाँ, गरिमा और राष्ट्र की एकता यानी सब लोग मिलजुल कर है, और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता भाईचारे की बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में, यानी जो संविधान सभा था उसमें संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप लोग बहुत लोग जानने में असमर्थ होंगे कि हिंदी में सब नहीं समझ आता है। देखिए 26 नवंबर 1949, ये देखिए कोष्ठ में ये वो कैलेंडर, दूसरा कैलेंडर उसके माध्यम से लिखा गया है को एतद द्वारा। ठीक, इसके आगे क्या लिखा गया है? एतद द्वारा इस संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यही क्या है? भारत का प्रस्तावना है। इसे प्रियम्बल कहते हैं, भारत का प्रस्तावना है। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे पहले कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? 42वें संविधान 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया था। पहला
समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, उसके बाद पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष 2 शब्द हुआ। उसके बाद अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ये अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1946 के माध्यम से, ठीक 1976 के माध्यम से, 1976 के माध्यम से, ठीक 1976 के माध्यम से। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ। प्रस्तावना यही होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा ना। तो इस प्रस्तावना से जो प्रश्न पूछेगा, ये प्रश्न पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ देगा क्या कि इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द, ऑप्शन दे देगा, जैसे कुछ भी दे देगा, संस्कृति, एकता, अखंडता, बंधुत्व। अब याद नहीं कीजिए रहिएगा तो समझिएगा अरे संस्कृति भी होगा, ये भी होगा, तो कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक कंफ्यूज हो जाइएगा। तो यही सब समझने के देरी है, आप लोग को याद कर लीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग याद कर लीजिएगा और पिछले क्लास रिवीजन कर लीजिएगा। जो लोग पिछले क्लास नहीं किए ना, एक बार वो क्लास कर लीजिएगा, तब और अच्छे से आप लोग को समझ आएगा, ठीक। और जो लोग नए हैं वो लोग तो करना कंपलसरी है। आज जो नहीं समझ आएगा जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक। चलिए अब देखिए क्या हुआ है ना, आप लोग, अब हम थ्योरी पढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ाते तो रिवीजन भी, क्वेश्चन भी तो बनना चाहिए ना, क्वेश्चन भी बनना जरूरी है, ठीक। क्वेश्चन देखिए, ये बीपीएससी का प्रश्न है, मतलब कल जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, परसों जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। बस अभी आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद अभी आप लोग बस क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद जब आज का क्लास हो जाएगा तो ये दोनों क्वेश्चन देखिएगा कितना हलवा लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है? अच्छा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में क्या आता है? राज्यों का विवाद, यानी 2 राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, 2 राज्यों के बीच सीमा को लेकर, चाहे नदी के पानी को लेकर, ये सब विवाद हो जाए तो उसका सुनवाई कौन करता है? ये केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, अगर केंद्र सरकार राज्यों के बीच किसी विषय को लेकर विवाद हो जाए कि रेलवे मेरे क्षेत्र है, कृषि मेरा क्षेत्र है, ये विवाद हो जाए तो कौन सुनवाई करेगा? ये राज्यों मौलिक अधिकार का संरक्षण, मौलिक अधिकार का संरक्षण का अगर लेकर विवाद हो जाए तो इसका सुनवाई कौन करेगा? इसके बाद है चौथा ऑप्शन, संवैधानिक उल्लंघन के संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण का सुनवाई कौन करेगा? तो ये पूछ रहा है कि कौन सा उच्च न्यायालय, इनमें से चारों में से कौन सा सुनवाई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों करता है, ठीक, दोनों करता है। तो दोनों करता है, अभी आप लोग को समझ नहीं आया होगा, ठीक। आज का बस क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आज का जो क्लास पढ़ लेते हैं उसके बाद देखिए, ये भी बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। ये भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे, भारत का महान्यायवादी। अब महान्यायवादी क्या होता है ये सब अभी बात हटाइए, आज की क्लास पढ़ेंगे उसके बाद। सबसे पहले राष्ट्रपति के विधिक मामलों में परामर्श देता है। सर्वोच्च न्यायालय का अतिरिक्त सुनवाई यदि अर्हता नहीं है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के और उसके अलावा कोई भी न्यायालय में सुनवाई का इसका मान्य नहीं है, कोई भी न्यायालय में सुनवाई नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद संसद की प्रक्रिया में क्या, संसद की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, भाग ले सकता है, नहीं ले सकता है बाद में बात करेंगे। सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है, सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है, ठीक। हाँ, तो ये चारों ऑप्शन है। बाकी ये सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जब क्लास आज का कर लेंगे उसके बाद। अब आते हैं हम लोग अपने क्लास पे, ठीक। अब क्या आते हैं हम लोग अपने क्लास पे, मूल अधिकार पढ़ रहे थे। मूल अधिकार में कुछ और बातें जान लेते हैं। मूल अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में हम लोग जाने थे, समानता का अधिकार, ये सब 6 प्रकार के अधिकार जाने थे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब जाने थे, ठीक। अब हम लोग जानते हैं मूल अधिकार के महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक। पहले जान लेते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के जो अधिकार है, क्या, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर, मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर कहाँ कर दिया गया? अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद
300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। यानी जो संपत्ति का अधिकार था पहले 1978 से पहले मूल अधिकार का भाग होता था संपत्ति का अधिकार, लेकिन संपत्ति के जो अधिकार है उसे मूल अधिकार से हटा दिया गया। वहां से संशोधन करके 44वें संविधान संशोधन करके वहां से हटाकर कहाँ कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कानूनी, यानी इस पे कानूनी रूप से अधिकार होगा, ठीक। अधिकार, हाँ, कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में 300 क में डाल दिया गया। एक कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार, उसी को कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार को क्या बोलते हैं, कानूनी अधिकार, ठीक। इसके बाद देखिए, मूल अधिकार के संरक्षण हेतु, मतलब मूल अधिकार का रक्षा कौन करता है, मूल अधिकार के रक्षा हेतु अनुच्छेद 32 के तहत याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय यानी क्या, अच्छा एक बात जान लीजिए, उच्चतम न्यायालय किसको कहते हैं, जो उच्चतम न्यायालय है इसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, क्या, इसी को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, ठीक। हाँ, इसी को क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। इसी को इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द है उच्च न्यायालय, ठीक। उच्च न्यायालय को क्या कहते हैं, हाई कोर्ट, इसी को हाई कोर्ट कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, हाई कोर्ट, याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, यहाँ पर अंतर, हाँ, यहाँ पे अंतर स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार की रक्षा संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय अवर अनुच्छेद 226 के उच्चतम न्यायालय, देखिए यहाँ पे उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि मतलब जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के, 5 तरह के रीट जारी कर सकता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कितने तरह का रीट जारी कर सकता है, 5 तरह का। लेकिन अनुच्छेद 226 के तरह यहाँ पे देखिएगा, अनुच्छेद 226 के मतलब 226 के तहत हाई कोर्ट 6 प्रकार के रीट जारी कर सकता है, ठीक। 6 प्रकार का रीट जारी कर सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए जो ये रीट है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण ये है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण पर रीट का नाम, 5 रीट का नाम याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण, ठीक। उत्प्रेक्षण, ये क्या, ये 5 प्रकार के हमारे रीट है, ठीक। हाँ, ये 5 प्रकार के हमारे रीट है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। मतलब यहाँ कहने का अर्थ ये है कि आपातकाल क्या होता है वो हम उस टाइम समझेंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति, आपातकाल का घोषणा कौन करता है, इतना जान लीजिए, राष्ट्रपति करते हैं। और जब राष्ट्रपति वो आपातकाल का घोषणा करेंगे तो अनुच्छेद जो 19 का अधिकार, ये मूल अधिकार किसको दिया जाता है, भारत के नागरिक को दिया जाता है, सरकार का नहीं अधिकार, ये भारत के नागरिक, भारत के जनता का यह अधिकार है, ठीक। तो ये मूल अधिकार जो अनुच्छेद 19 से जो नागरिक को मिला हुआ है, जब आपातकाल घोषित होता है तो यह अधिकार समाप्त हो जाएगा, ठीक। यह अधिकार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया, हाँ। तो यह अधिकार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक। हाँ, यह अधिकार समाप्त हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, हाँ, अब हम लोग बात करते हैं अधिकार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों का। सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में, कितने नीति निर्देशक तत्व, याद रखिएगा, एक ब्लैंक पेज लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग कितना में है, भाग 4 में है, ठीक।
भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। ठीक, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है, याद रखिएगा। ये क्या है? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। ये किसको प्राप्त है? ये राज्य को आदेश, ये राज्य को आदर्श के तरफ ले जाने में, ये क्या है? राज्य को बताता है आदर्श कैसे, आदर्श के तरफ ले जाने का तरीका। ठीक, आदर्श के तरफ मतलब एक अच्छा राज्य, एक अच्छा राष्ट्र कैसे बन सकता है। इसका उपबंध संवैधानिक, देखिए यहाँ पे लिखा है, इसका प्रावधान भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। ठीक, यह गैर वाद योग्य है, मतलब अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये बस सजेशन देता है कि राज्य को ऐसा करना चाहिए। राज्य यानी क्या होता है यहाँ पे? केंद्र। राज्य यानी हम बात कर रहे हैं केंद्र से। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ पे राज्य का मतलब केंद्र होता है। पॉलिटी में याद रखिएगा, राज्य का मतलब केंद्र होता है। राज्य का अर्थ होता है वैसे क्षेत्र जहाँ पे प्रशासन हो और वो अपना संप्रभुता, उसके पास अपना खुद का संप्रभुता हो। ठीक, तो भारत के पास प्रशासन है और अपना संप्रभुता यानी कोई भी निर्णय लेने से किसी के अंदर किसी के प्रेशर में ना लो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये गैरवाद्य नहीं है, न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब यहाँ पे न्यायालय इसे लागू नहीं करा सकती है। ठीक, कि ये राज्य को करना ही होगा, राज्य के इच्छा पे है, ये राज्य को करना होगा या नहीं करना होगा। ठीक, इसका उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याण, राज्य एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका उद्देश्य एग्जाम में आता है कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। क्या नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, यानी जो राज्य, यानी देश से का बात हो रहा है, जो राज्य उसको लोक कल्याणकारी बनाना, जनता के लिए, लोगों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए कल्याण का काम करना, इसका उद्देश्य है। ठीक, और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, मतलब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र सब रूप से मजबूत करना। किसको? राज्य को, यानी केंद्र में, याद रखिएगा केंद्र बात हो रहा है। ठीक, यहाँ तक समझ आया? हाँ, यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं किसके? अब हम लोग बात करते हैं, याद रखिए, मौलिक कर्तव्य के। ठीक, अब मौलिक कर्तव्य में क्या है? देखिए मौलिक कर्तव्य आप लोग को बता देते हैं। ठीक, मौलिक कर्तव्य क्या है? तो मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? 11। जैसे प्रस्तावना होते हैं ना, वैसे ही 11 मौलिक कर्तव्य। छोटे छोटे शब्द लिखा गया है कि तिरंगा को अपमान नहीं करना चाहिए, ये मतलब सजेशन 11 तरह का सजेशन दिया गया है। मौलिक कर्तव्य 11 होते हैं। पहला होता था 10। अच्छा, ये संविधान कितना में? संविधान के भाग 4 के क में है। कितना में? भाग 4 के क में। अनुच्छेद का बात करें तो 51 क में है। ठीक, अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 51 क में है, याद रखिएगा ये दोनों बात। ठीक, अब आते हैं टॉपिक पे। देखिए संविधान के भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 क में है। ठीक, अगर 51A भी बोले, 51A को ही क बोला जाता है। ठीक, ए को ही क बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया? अब देखिए ये जो क्या बोले थे, ये पहले मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य सबसे जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक, ये क्या हुआ? स्वर्ण सिंह समिति, जब 42वें संविधान संशोधन हुआ तो उसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। इसके बाद मौलिक कर्तव्य का 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कब? 1976 में। अच्छा, कौन से समिति के सिफारिश पे? ये भी याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति। कौन से? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक, हाँ, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन। क्या? 46वें
संविधान संशोधन 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। ठीक, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 46वें संविधान संशोधन। अच्छा, संशोधन क्या होता है कि मतलब कुछ नया जोड़ना या हटाना होता है, संविधान में कुछ बदलाव करना होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको अगर संशोधन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संशोधन। ठीक, याद रखिएगा, उसको संशोधन कहते हैं। ठीक, अब ये क्या हुआ है? 11वां मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे। 11वां जोड़ने के लिए 46वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य में लिखा है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करना। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्रतिपाल्य के लिए, मतलब शिक्षा के लिए से मतलब शिक्षा के पालन का, शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता या संरक्षक के कर्तव्य का क्या होना चाहिए? प्रावधान करता है। यानी कहता है, माता पिता को यह आदेश देता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है, उन्हें शिक्षा दिलाना चाहिए। ठीक, अब देखिए, प्रारंभ में मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? देखिए यहाँ पे लिखा है ना, प्रारंभ में मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए थे। 10 थी कब? 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और कितना था? 10। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य अगर पूछेगा तो कितना? 11। ठीक, याद रखिएगा, कितना था? 11 था। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब, हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो आगे देखिए, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात हो रहा है। अब भारत के राष्ट्रपति क्या होता है? तो याद रखिएगा, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। एग्जाम में पूछता है कि देश का प्रथम नागरिक इनमें से कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और पूछ देगा जनता। अब इसमें से पता है, इसमें से पता है, सब लोग मारेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर, राष्ट्रपति पे कोई जाएगा नहीं। तो याद रखिएगा, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। अच्छा, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? संघ की कार्यपालिका, यानी जो संघ में केंद्र में है, जो केंद्र में काम कर रही है, केंद्र में कार्यपालिका यानी जो देश को चला रही है, कार्य कर रही है, योजना को लागू कर रही है, इसका प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। और तीनों सेनाओं का सेनापति, यानी थल सेना, जल सेना, वायु सेना। थल सेना यानी आर्मी, जल सेना यानी नेवी, और वायु सेना यानी एयरफोर्स। ये तीनों सेनाओं का सेनापति, चीफ कमांडर कौन होता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति, ठीक, यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन जनता नहीं चुनती है। जनता वोट राष्ट्रपति को नहीं देती है कि राष्ट्रपति को वोट देंगे, राष्ट्रपति नहीं। जनता लोकसभा में जो संसद है, संसद को जिताती है। वो विधानसभा में एमएलए को जिताती है। वो एमएलए, संसद, ये सब जाकर कहाँ वोट देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो कौन कौन? संसद के दोनों सदन निर्वाचित सदस्य। ठीक, याद रखिएगा, संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन के। अब दोनों सदन क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा। ठीक, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, मनोनीत का बात नहीं हो रहा है, याद रखिएगा, मनोनीत नहीं। ठीक, ये राज्यसभा लोकसभा जब पढ़ेंगे तो ये समझ आ जाएगा, क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य के राष्ट्रपति को वोट देते हैं। निर्वाचित मतलब जो चुने गए हैं, वो सदस्य वोट देते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब इसमें विधान परिषद के सदस्य विधानसभा
विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं, निर्वाचित। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगर पूछेगा इनमें से किन केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं, तो ऑप्शन देगा लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, दिल्ली, और क्या देगा, हाँ और बहुत, जैसे दिल्ली दे देगा, हाँ दिल्ली दे देगा, तो ये क्या होगा, दिल्ली। दो ही केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, याद रखिएगा, 2 ही केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अच्छा, भाग लेते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष तरीका से। कैसे, अप्रत्यक्ष तरीका से, ठीक। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीका से। कौन कौन भाग लेता है, संसद के दोनों सदन के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। और त्याग पत्र का बात करें, त्याग पत्र, अगर राष्ट्रपति को हटना होगा तो त्याग पत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, याद रखिएगा। और एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। अच्छा, इनको हटाया जाता है महाभियोग लगाकर भी, महाभियोग के द्वारा भी हटाया जाता है, ठीक। महाभियोग के द्वारा भी हटाया जाता है। महाभियोग क्या होता है वो भी जानेंगे, ठीक। इतना जान लीजिए कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर भी हटाया जाता है, ठीक। अगर हाँ, राष्ट्रपति बनने का योग्यता क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले भारत का नागरिक हो। क्या हो, भारत का वह नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। मतलब वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के सदस्य नहीं हो लेकिन निर्वाचित होने योग्य हो, मतलब उसका क्राइटेरिया पूरा कर चुका हो, ठीक। अब देते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष, ठीक। शपथ कौन दिलाता है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति का। एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का शपथ कौन, मतलब जब राष्ट्रपति बनते हैं तो शपथ लेते हैं ना, शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के अपने राष्ट्र को सुरक्षा देंगे, ये शपथ लेते हैं। तो शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं होंगे, वो अनुपस्थित होंगे, तो अब शपथ कौन दिलाएगा, तो अनुपस्थित होने पे सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, ठीक। वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जानते हैं महाभियोग। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग लगाकर। महाभियोग क्या होता है, तो महाभियोग का ये पूछता है अनुच्छेद, देखिए जो अनुच्छेद पूछता है वो अनुच्छेद, महाभियोग का प्रावधान, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाकर हटाया जाता है, ये अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद 61 में। ये पूछता है एग्जाम में, ये देखिए ये अनुच्छेद लिख दिए हैं, ठीक। अब देखिए, लाया जा सकता है किसी भी सदन से, ठीक है। ये क्या होगा कि महाभियोग कब लगाया जाता है, जब कोई राष्ट्रपति करप्ट हो गया, भ्रष्टाचार कर रहा है, चाहे राष्ट्रपति संविधान के मान नहीं रहा है, तो क्या होगा, संसद के कोई भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक। अब ये पूछता है कि संसद के किस सदन में महाभियोग लाया जाता है, तो निम्न लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कोई भी सदन में लाया जाता है, ठीक। अब मान लो दोनों सदन में अलग अलग, दोनों सदन द्वारा अलग अलग, लोकसभा से भी पारित होना चाहिए और राज्यसभा से भी, कि कौन सा, विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत यानी 2/3 सदस्य का 2/3 हिस्सा महाभियोग के पक्ष में हो, कि हाँ महाभियोग लगना चाहिए। कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत, देख लीजिए 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर दोनों सदन में पारित हो गया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा और राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। त्याग पत्र किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक। समझ आया। अनुच्छेद ये कितना में है, महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है, ठीक। हाँ, अनुच्छेद 61 में है, ठीक।
यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक, अब क्या जानते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में, हाँ उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक, उपराष्ट्रपति देखिए यहाँ पे उपराष्ट्रपति के बारे में। अच्छा, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति का शक्तियाँ के बारे में। कलम हाँ सही हो गया। चलिए अब सही हो। अब जानते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक, राष्ट्रपति का शक्तियाँ देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियाँ संविधान। राष्ट्रपति का अगर शक्तियाँ का बात करें तो वो राष्ट्रपति की शक्तियाँ याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति शक्तियाँ। राष्ट्रपति अगर कोई कानून बनना हो, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक कोई कानून नहीं बन सकता है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति अब सबसे पहले राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति बनता है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा जो लोकसभा राज्यसभा होता है तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति के सभापति। राज्यसभा के सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, अच्छा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक, याद रखिएगा शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ। जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो जो सबसे न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे। यहाँ पे शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा निर्वाचन, निर्वाचित कौन, वोट कौन देते हैं, निर्वाचन। लोकसभा एवं राज्यसभा का सदस्य देखिएगा, याद रखिएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा का सदस्य वोट देते हैं, इसको मतलब निर्वाचित चुनते हैं यहाँ पे। और किस पद्धति द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये कर्ण संक्रमणीय मत द्वारा। ठीक, ये क्या होता है, ये जैसे वोट देना हो 1 2 3 ये अंक के थ्रू वोट दिया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि क्या इसमें ये भी पद्धति द्वारा राष्ट्रपति को भी चुना जाता है, किस, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ठीक, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ठीक, याद रखिएगा राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक, अच्छा, कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। निर्वाचित कार्यकाल 5 वर्ष। अच्छा, अगर पूछेगा भारत के राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितना बार बन सकता है, चाहे भारत का उपराष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितना बार बन सकता है, तो अनिश्चित काल तक बन सकता है। कब, अनिश्चित काल तक बन सकता है। ठीक, अब योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक हो। क्या हो, भारत का नागरिक हो। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, राज्यसभा में निर्वाचित योग्य हो। वो राष्ट्रपति लोकसभा में निर्वाचित योग्य हो और उपराष्ट्रपति राज्यसभा में निर्वाचित योग्य हो। मतलब इसको सभापति बनना है, इनको क्या बनना है, सभापति बनना है, तो निर्वाचित योग्य होना जरूरी है कि नहीं, निर्वाचित योग्य होना जरूरी है कि नहीं, इसीलिए निर्वाचित योग्य है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, पदेन सभापति होता है, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। ठीक, हाँ, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग क्या बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद का मतलब है केंद्र में जितने मंत्री हैं वो सब मिलकर क्या होता है, वो परिषद।
वो केंद्रीय मंत्री, उसी को कहते हैं केंद्रीय। जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, रक्षा मंत्री हो गया, रेल मंत्री हो गया, परिवहन मंत्री हो गया, संसाधन मंत्री हो गया। हाँ, ये सब मंत्री ये क्या है, उसी को क्या प्रधानमंत्री हो गया, ये भी केंद्रीय मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं। इसमें शामिल कौन होते हैं? शामिल केंद्र प्रधानमंत्री भी होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री, ये चारों लोग केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पे। मतलब जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव उस समय प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो उनके सलाह पे प्रधानमंत्री सलाह देते हैं कि इनको ये मंत्री बनाओ, तो राष्ट्रपति उनका नियुक्ति करते हैं। ठीक, उनका नियुक्ति करते हैं। उनका ये जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, इनका निर्वाचन नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अच्छा, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, मतलब जवाबदेही है। अगर लोकसभा में कुछ सवाल है तो उसका जवाबदेही है, उत्तरदायी है। ठीक, लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक, अच्छा, इसका हटाया जाता है। इसको कैसे हटाया जाता है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इनको हटाया जाता है। लो कॉन्फिडेंस मोशन, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इनको क्या किया जाता है? हटाया जाता है। ठीक, इनको हटाया जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, 1 मिनट है। चलिए, यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ? एक बार जल्दी बता दीजिए कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे लोकसभा का मंत्री परिषद का आकार, मतलब कितने मंत्री चुने जाते हैं, तो कितने मंत्री होंगे ये तो कोई निश्चित होगा ना। तो लोकसभा में जितने सदस्य हैं, उसका 15%, उसका 15% क्या होंगे? अधिकतम 15% मंत्री हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए लोकसभा में 543 सदस्य चुने गए, तो 543 सदस्य का 15% ही मंत्री होंगे। ठीक, इससे अधिक नहीं हो सकते। ये कब जोड़ा गया? तो 91वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, 91वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, 91वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब हम लोग जानते हैं महान्यायवादी के बारे में। ठीक, हाँ, महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी, ये देखिए बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा था ना, दिखाए थे ना, सब प्रश्न दिखाए, सब करेंगे, वो दोनों प्रश्न आप लोग करने के योग्य हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में वर्णन है। महान्यायवादी का वर्णन कहाँ है? तो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। ठीक, महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में। सबसे पहले इसका परिचय, महान्यायवादी को क्या होता है? तो राज्य सरकार का विधिक सलाहकार होता है। विधिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार होता है। मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत सरकार का वकील होता है। क्या होता है? भारत सरकार का वकील। मान लीजिए कोई किसी चीज़ में भारत सरकार पे कोई केस कर दिया, तो केस कौन लड़ेगा? तो महान्यायवादी लड़ेगा। ठीक, वो केस कौन लड़ेगा? तो महान्यायवादी लड़ेगा। ठीक, याद रखिएगा। तो विधिक सलाहकार होता है। नियुक्ति कौन करते हैं? इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका चुनाव नहीं होता है, इसका नियुक्ति होते हैं। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किस आधार पे करते हैं? तो इसका योग्यता के बारे में बात किया गया। देखिए, जो उच्च न्यायालय और न्यायाधीश की नियुक्ति होने की है, मतलब जो योग्यता उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता है, वही योग्यता क्या होनी चाहिए? महान्यायवादी का योग्यता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का योग्यता क्या है? तो वो हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो, यानी न्यायाधीश रहा हो। अगर वो नहीं रहा है तो हाई कोर्ट में क्या,
हाई कोर्ट में 10 साल, क्या 10 साल वकील रहा हो, क्या रहा हो, वकील, वकालत किया हो, अधिवक्ता रहा हो, तब वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य है। अगर ये पार कर लेते हैं तो यही याद रखिएगा, यही क्या है, यही महान्यायवादी का भी योग्यता है। यही क्या है, महान्यायवादी का भी योग्यता है। ठीक, यही महान्यायवादी का भी योग्यता है। अच्छा, अब बात करते हैं नियुक्ति इसका होता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, भारत का विधिक सलाहकार होता है। कार्यकाल कितने होते हैं, तो देखिए सामान्यतः 3 वर्ष होते हैं, लेकिन कार्यकाल इसका निश्चित नहीं है। कार्यकाल इसका निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक, पर्यंत यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक रख सकता है, मतलब ये जब तक चाहे तब तक रख सकता है, इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, अधिकार, इसका अधिकार क्या है, तो ये सभी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। ये क्या कर सकता है, सभी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। ये क्या कर सकता है, सभी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। ठीक, इसके अलावा संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। याद रखिएगा, यहाँ पे महान्यायवादी का संसद यानी क्या, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के कार्यवाही में, मतलब कार्यवाही जो सत्र चल रहा है उसमें, मतलब जो सत्र, संसद का जो सत्र चल रहा है उसमें भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। उसमें क्या नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। ये क्या है, हमारे भारत देश के महान्यायवादी, भारत सरकार का महान्यायवादी है। ठीक, अब जान लेते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। ठीक, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, अब ये कौन होते हैं, हाँ ये कौन होते हैं, तो ये इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक, हाँ, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, यह अनुच्छेद 148 में वर्णन है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का अनुच्छेद 100, देखिए जो अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है ना, वो अनुच्छेद लिख दे रहे हैं। इसका नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति, महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नियंत्रण महालेखा परीक्षण का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इसका कार्य होता है केंद्र एवं राज्य सरकार का लेखा एवं लेखों का लेखा परीक्षण करना। जो मतलब केंद्र एवं राज्य सरकार पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, क्या क्या खर्च कर रही है, इसका लेखा जोखा रखना किसके जिम्मे है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। रिपोर्ट किसको सौंपता है, ये लेखा जोखा रखता है, ये सब एक रिपोर्ट बनाता है कि कहाँ कहाँ खर्च करता है, और रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। कार्यकाल कितना वर्ष होना था, तो इसका याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब 6 वर्ष कार्यकाल इसका। 6 पहले, या तो 65 वर्ष का, अगर 6 वर्ष से पहले 65 वर्ष का हो गया तो हट जाएगा पद से, या नहीं तो अगर 65 वर्ष का नहीं हुआ तो अधिकतम 6 वर्ष तक रहेगा। ठीक, जो भी पहले से, याद रखिएगा। सेवानिवृत्ति के बाद भारत राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होगा। मतलब अगर ये सेवा दे दिया, सेवा से हट गया, तो उसके बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पे नहीं जा सकता है। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं संसद के बारे में। संसद, देखिए संसद क्या होता है, संसद के अंग कितने होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, याद रखिएगा। संसद के अगर अंग पूछे तो 3 अंग। सदन कितने होते हैं, तो 2 सदन होता है। सदन, उच्च सदन, निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा कहा जाता है, निम्न सदन लोकसभा कहा जाता है। और अंग कितने होते हैं, 3, राष्ट्रपति। संसद का अंग राष्ट्रपति भी है। ठीक, संसद का अंग राष्ट्रपति भी है। अब हम लोग राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा में, राज्यसभा का अनुच्छेद कितना है, 80। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 है। अच्छा, इसका गठन, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, याद रखिएगा, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं प्रथम बैठक कब हुआ था, 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं हो सकता है। अगर कोई पूछेगा, अगर कोई पूछेगा कि क्या राज्यसभा भंग हो सकता है, विघटित हो सकता है, तो नहीं, राज्यसभा स्थायी सदन है, वो हमेशा चलते रहता है। ठीक, ये कैसे चलता है वो बताते हैं। इसका सदस्य कितने हैं,
सदस्यों की संख्या पर बात करें तो देखिए, राज्यसभा में जो निर्धारित सदस्य किए गए हैं, निर्धारित किए गए कि अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, 250, जिसमें से क्या होगा 38 सदस्य, कितने 238 सदस्य, 238 सदस्य निर्वाचित होंगे, जिसमें विधायक वोट देते हैं, वो निर्वाचित होंगे। अब 12 ऐसे सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, याद रखिएगा, 12 ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे, जो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते होंगे। उनको क्या होगा, वाणिज्य के क्षेत्र में 5 क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान देंगे उनको राज्यसभा बना देंगे। राष्ट्रपति के हाथ में है 12 सदस्य को, ठीक। अच्छा, वर्तमान में कितने सदस्य राज्यसभा में, 245 सदस्य है। निर्वाचित कितने, 233 और 12 मनोनीत है, ठीक। 233 निर्वाचित है, 12 मनोनीत है, ठीक, याद रखिएगा। राज्यसभा निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा में, याद रखिएगा, राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 30 वर्ष, कितना, 30 वर्ष, ठीक। राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अच्छा, अगर पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित काल तक होता है, ठीक। राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित काल तक। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे, अगर पहले यहाँ पे देखिए क्या क्या, राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछे, राज्यसभा के, ठीक, राज्यसभा के कार्यकाल तो अनिश्चित काल तक, अनंत काल तक, ठीक, अनंत काल तक। अगर सदस्य का कार्यकाल पूछे, सदस्य, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो 6 वर्ष, ठीक, 6 वर्ष। अच्छा, अगर पूछे राज्यसभा का निर्वाचन कितने वर्ष पे होता है, तो निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है, 2 वर्ष, ठीक, प्रत्येक 2 वर्ष पे इसका निर्वाचन होता है। अब आप लोग समझ रहे होंगे सर जी का मामला है, तो ये देखिए, ये हम आपको समझाते हैं, ठीक, ये आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए राज्यसभा में, जैसे हाँ, राज्यसभा में कैसे 30 सदस्य चुने गए, ठीक, 30 सदस्य चुने गए, 233, अभी वर्तमान में कितने, 233, चलिए 233 का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 233 सदस्य चुने गए, तो इसका क्या होगा, 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में जिनका 6 वर्ष पूज गया, इनमें से जिनका 6 वर्ष पूज गया, उनको प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य को हटाना पड़ता है और उसके जगह पे प्रत्येक 2 साल में चूज करना पड़ता है। ये साइकिल रोटेट चलता है और ये कभी पूरी तरह से मतलब इसका कार्यकाल भंग नहीं होता है, ठीक, याद रखिए। ये बात क्लियर हो गया। हाँ, चलिए अब आते हैं अपने प्रश्न पे। अब देखिए इसका सदस्य का कार्यकाल, देखिए यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष, 6 वर्ष। अच्छा, जो राज्यसभा होते हैं इनके पदेन, इनके सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, बोले थे ना कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति। राज्यसभा को चलाने के लिए राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसे सभापति कहते हैं, सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। देखिए 1/3 यानी 1/3 हिस्सा प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्ति हो जाता है, मतलब उन्हें हटाकर और क्या किया जाता है, उन्हें फिर से क्या किया जाता है, उसके लिए 2 वर्ष में निर्वाचन किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष में। किसी सदस्य का, मान लीजिए 1/3 सदस्य का 6 वर्ष में कार्यकाल पूज गया, तो उनको हटाकर फिर उसका निर्वाचन होता है और जो फिर 2 साल बाद जिनका पूजने वाला होगा उनको हटाकर 1/3 सदस्य को हटाकर फिर निर्वाचन होगा, फिर जिनका पूजने वाला होगा, ऐसे रोटेट साइकिल करके अनिश्चित काल तक, मतलब अनंत काल तक चलता है। प्रथम सभापति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि यही प्रथम उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, तो प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो यही प्रथम सभापति थे। समझ आया।
चलिए अब लोकसभा के बारे में जानते हैं। ठीक, लोकसभा के बारे में, लोकसभा का अनुच्छेद 81 में वर्णन है। लोकसभा का बात अनुच्छेद 81 में वर्णन है। ये क्या है? ये अस्थायी सदन है, यानी ये पूरी तरह से भंग होकर प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए 543 सदस्य है। कितने? 543 सदस्य है। इनको प्रत्येक 5 साल बाद इनको पूरी तरह से इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और फिर 5 साल बाद 543 सदस्य का अब से चुनाव होता है। ठीक, समझ आया? यही होता है। चलिए, तो इनका इसी को कहते हैं अस्थायी सदन है। इनको अच्छा, इनके सदस्य की संख्या, निर्धारित सीट कितना है? अभी अगर बात करें, निर्धारित सीट 550 है। कितना? 550, जिसमें 530 राज्य से होंगे और 20 संघ से, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश से 20 सीट होगा और राज्यसभा से 543 सीट होगा। ठीक, 530 सीट होगा। ठीक, राज्यों से 530, केंद्र शासित से 20। अब बात करते हैं वर्तमान में 543, वर्तमान में कितने सीट है? टोटल 550 है, वर्तमान में 543 है, लेकिन 524 राज्य से है। कितना? 524 राज्य से है और 19 केंद्र शासित प्रदेश से। 19 कितना है? केंद्र शासित प्रदेश से सीट है। ठीक, याद रखिएगा 19। अच्छा, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं कितने सदस्य को? 2 सदस्य को। याद रखिएगा, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। याद रखिएगा। अच्छा, सदस्य निर्वाचित होने का न्यूनतम आयु, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा में 30 वर्ष, राष्ट्रपति में 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति में 35 वर्ष। ये बात याद रखिएगा। सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और लोकसभा का भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। अच्छा, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये कोई उपराष्ट्रपति नहीं होते। लोकसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति नहीं होते। इनको लोकसभा में से किसी सदस्य को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। तो प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? जीबी मावलंकर। ठीक, इन्हीं को जीबी मावलंकर कहते हैं। तो आश्चर्यचकित नहीं होइएगा कि अगर एग्जाम में पूछेगा। अब प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की? तो मीरा कुमार। मीरा कुमार लड़की का नाम है, ये लड़का नहीं है, लड़की। ठीक, आश्चर्यचकित नहीं होइएगा। ठीक, हाँ, आश्चर्यचकित नहीं होइएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक, हाँ, अब आते हैं एक बार अपने क्वेश्चन पे। ठीक, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? हाँ, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था। सबसे पहले अब आप लोग जवाब दे दीजिएगा, एकदम इजी से जवाब। सबसे पहले बोल रहा है कि किस विषय पे उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी कौन सा विषय पे सुनवाई उच्च न्यायालय भी करता है, सर्वोच्च न्यायालय भी करता है। चारों में से कोई एक ही होगा। चारों में से कोई एक होगा तो ऑप्शन देखिए चारों। अब चारों में से कोई एक ही होगा। ठीक, चारों में से कोई एक होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार पढ़े। मौलिक अधिकार, अब मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? बताइए आप ही। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? तो अपने रीट के माध्यम से। क्या? रीट के माध्यम से मौलिक अधिकार का संरक्षण उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों करते हैं। ठीक, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि एक ही ऑप्शन चाहिए। ये राज्यों का, ये सुप्रीम कोर्ट करता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट करता है, क्योंकि राज्य का विवाद का मामला अगर राज्य ही करे तो एक ही तरफा होगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट करता है। केंद्र का विवाद का मामला राज्य कैसे कर सकता है? ये भी सुप्रीम कोर्ट करता है, देश का सबसे बड़ा न्यायालय। संविधान का उल्लंघन, हमेशा संविधान का संरक्षण का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ?
हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ। मौलिक अधिकार का संरक्षण यही उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों करते हैं। उच्च न्यायालय 226 अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार का रीट जारी करता है और सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रीट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, हाँ ये 5 प्रकार के रीट जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ये सोचिए बीपीएससी का प्रश्न है, ये क्या है? बीपीएससी का प्रश्न है, आप लोग सोच लीजिए। अब आप ही लोग बताइए, क्या आप लोग इतना डीपली पढ़े, इतना मस्त पढ़े, एकदम रिवीजन क्लास, एकदम थ्योरी तरह, क्या कोई ऐसा सवाल है, कोई जो भी कुछ है, अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, दोबारा समझा देंगे। महान्यायवादी, महान्यायवादी के बारे में पढ़े थे। राष्ट्र का विधिक परामर्श देता है, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को विधिक परामर्श देता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मतलब केंद्र में जितने सरकार है, केंद्र चाहे राज्य में जितने सरकार है, सरकार को कानूनी परामर्श देता है, कानूनी सलाहकार है, तो परामर्श देगा यानी सलाह देता है। ठीक। अब सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त कोई न्यायालय में सुनवाई नहीं करता, रहता नहीं है। क्या वो किसी न्यायालय में सुनवाई नहीं कर सकता? किसी भी न्यायालय में कर सकता है। वहाँ पे महान्यायवादी पढ़े थे, तो किसी भी न्यायालय में कर सकता है, तो ये तो गलत है। ठीक, ये गलत है। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, क्या संसद की प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है। तो भाग तो ले सकता है, यहाँ पे पूछ रहे हैं भाग नहीं ले सकता है, भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं देता है, वोट नहीं दे सकता है, ये भी गलत है। सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है, नहीं, पूर्णकालिक सलाहकार कैसे होगा? सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है, नहीं, ये क्या है? ये राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तभी तक ये सलाहकार बना रहेगा। ठीक, राष्ट्रपति अगर चाहेंगे 1 वर्ष बाद हटाना तो हट जाएगा। ठीक, तो राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तभी तक सलाहकार बना रहेगा। ठीक, तो ये भी गलत है। तो आप ही लोग बताइए क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आप ही लोग बताइए क्या, हाँ, अब आप लोग बताओ, क्या तुम लोग सवाल बना पा रहे हो? पढ़ने के बाद सोचिए, यूपीएससी का सवाल बना रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी? रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, क्या इससे बाहर सवाल जाने वाला है? आप ही लोग सोचो, नहीं ना? तो विश्वास करो, हाँ विश्वास करो, एकदम मन से पढ़ाई करो, ध्यान से, एकदम मन से रिवीजन, साथ साथ आप लोग रिवीजन करते रहो। हाँ, ऐसा नहीं है कि रिवीजन छोड़ देंगे याद हो जाएगा, नहीं, हमारा पढ़ाने के बाद आप लोग रिवीजन करते रहो। ये सारे पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक, हाँ, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम सर्च कीजिएगा हमारा कैरियर है, क्या, @ हमारा कैरियर। यहाँ पे @ क्या सर्च कीजिएगा? @ हमारा, सब कैपिटल, HAMAR, स्पेस नहीं देना है, CAREER, ठीक, EER, हमारा कैरियर, @ हमारा कैरियर, स्पेस नहीं दीजिएगा। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा टेलीग्राम, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड होगा आप लोगों को। ठीक, हाँ, इसी तरह प्यार बना कर रहिए प्रतिदिन। ये पॉलिटी पूरा समाप्त कर देंगे, उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब समाप्त करेंगे। ठीक, आप लोगों को जीके जीएस में 1% टेंशन लेने की जिम्मेवारी नहीं, उसका जिम्मेवारी अमित सर देते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए हम लोग इतने ही रहने देते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।